नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से भी होगी और विस्तार से भी होगी। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले दिल्ली की खबर होगी, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें मनरेगा के नाम बदलने को लेकर खासतौर पर इस विषय पर चर्चा हुई। जी राम जी बिल जिसको पारित किया गया है, उसको लेकर विपक्ष ने एक भविष्य के लिए प्लान तैयार किया है विरोध को लेकर। इसके बाद दूसरी जो खबर होगी वो नक्सलियों से जुड़ी होगी। नक्सलियों को एक बार फिर से अल्टीमेटम देने की तैयारी की जा रही है। नक्सलियों को मार्च 2026 तक का अल्टीमेटम तो दिया गया है, लेकिन अब उनके समर्पण के लिए, पुनर्वास के लिए जो समय तय किया गया था, उसको लेकर एक खबर है। क्या नया बदलाव हुआ है आपको बताएंगे। तीसरी खबर भोपाल से होगी, जहां पर कांग्रेस के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुकेश नायक जो कि मीडिया विभाग के प्रमुख थे, उनका जो इस्तीफा था उसको नामंजूर किया गया है। क्या यह अंदर खाने का मामला है, दिखाएंगे आपको। और दिखाने वाली खबर, चौथी खबर भी है जो कि राजधानी रायपुर से है। हनुमान चालीसा को लेकर पिछले 3 दिनों से जो घमासान जारी था, उसमें आज और एक नया अपडेट जुड़ चुका है। अजय चंद्राकर की एंट्री अब इस मामले में हो चुकी है। क्या उन्होंने कहा है वो भी दिखाएंगे। और पांचवी और आखिरी खबर बेमेतरा से होगी, जहां युवक के साथ बर्बरता की गई, बर्बरता की सारी हदें पार की गई है। तो 5 का पंच की इन पांचों खबरों पर बारी बारी से तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ी एक खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की है और बाकायदा पोस्ट करते हुए आरएसएस के बारे में तारीफ की है, पीएम मोदी की तारीफ की है। दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया जिसमें फर्श पर बैठे हुए पीएम मोदी दिखाई देते हैं और साथ ही अन्य नेता दिखाई देते हैं। उनके ऊपर चेयर्स पर लालकृष्ण आडवाणी जी और अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिखाई देते हैं। दिग्विजय सिंह ने कैप्शन में लिखा है, फर्श पर बैठकर प्रदेश का सीएम और देश का पीएम बना, ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। तो पीएम मोदी के लिए ये शब्द वो कह रहे हैं। अब जिस तरह से ये तारीफ की है, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। तो दिग्विजय सिंह देखिए एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। तो सुर्खियों में कैसे बना रहा जा सकता है, ये कोई दिग्विजय सिंह से सीख सकता है। राज्यसभा सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश और कांग्रेस के दिग्गज नेता है, तो लगातार सुर्खियों में वो बने रहते हैं। और अब उन्होंने तारीफ की है, हालांकि इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आई। उन्होंने एक वेबसाइट का जिक्र किया और उसका जिक्र करते हुए ये लिखा है कि मुझे क्योरा पर एक चित्र मिला है, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार से आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, ये संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। हालांकि देखिए आज ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई है, इसको उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि क्या कांग्रेस के अंदर चूंकि ये परंपरा नहीं है, क्या ऐसा कुछ है, या फिर वो चाहते हैं कि कांग्रेस में ऐसा कुछ हो जाए। तो हर तरीके की अटकलियां, हर तरह के एंगल इसमें निकाले जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का सोशल मीडिया पर किया गया ये पोस्ट अब सुर्खियों में है। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं।
तो आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें वीबी रामजी बिल को लेकर खासतौर पर मंत्रणा की गई और कैसे इस बिल को जो लाया गया उसके बारे में तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दी, वो भी आपको बताते हैं। इस बिल के लिए कहा गया कि गांधी के विचारधारा को, गांधी के नाम को पूरी तरीके से बीजेपी समाप्त करना चाहती है। तो वही राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी वन मैन शो चला रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं हर जगह पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदल दिया है। इधर राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी जो करना चाहते हैं वो करते हैं, वन मैन शो चला रहे हैं और पूरा फायदा 2 से 3 अरबपतियों को मिल रहा है, इसका नुकसान ग्रामीण इलाकों को हो रहा है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं है, मनरेगा राइट बेस्ड कॉन्सेप्ट था, यानी कि इससे देश के करोड़ों लोगों को मिनिमम वेज, न्यूनतम आय मिलती थी। मनरेगा बंद करना डायरेक्ट राइट बेस्ड के कॉन्सेप्ट पर आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है वो राज्यों से छीनकर केंद्र सरकार ले रही है। ये पावर और फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है और ये फैसला सीधे पीएम आवास से लिया गया है। बहरहाल वर्किंग कमेटी की बैठक में शशि थरूर भी शामिल हुए, जो इसके पहले 2 बार जो बैठक हुई थी उसमें शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में बिहार चुनाव में हार के बाद ये पहली बैठक है। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ इसमें शामिल हुए। जी रामजी बिल पर सरकार के खिलाफ पार्टी ने रणनीतिक तौर पर चर्चा की है। और इस बीच हमारे साथ अजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एआईसीसी। अजय जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहते हैं कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है उसमें क्या तय हुआ है, मनरेगा को लेकर किस तरह से अब आगे बढ़ने वाली है कांग्रेस? भारत के इतिहास में जब से आज तक जो राजनीतिक प्रक्रिया चली है उसमें सीडब्ल्यूसी ने जो आज मीटिंग किया है इसके बड़े मायने हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, जिसमें मुख्य तौर पे मनरेगा का मुद्दा आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, सीडब्ल्यूसी पूरी टीम के साथ शपथ लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी शीर्ष नेताओं ने कि हम 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। देश में लाखों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसमें सम्मिलित होंगे और हर हाल में मनरेगा की रक्षा करने का शपथ पत्र एक तरह से शपथ लिया सबने। भारत के संविधान में जो अधिकार दिया था मनरेगा को, वर्तमान सरकार ने जिस तरह इसको छीनने का काम की है, सभी वरिष्ठ नेता और हमारे एक कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पित हैं कि इस अधिकारों की रक्षा हम करेंगे। जैसे ग्रामीण मजदूरों के मान सम्मान की रक्षा होगी, रोजगार की रक्षा होगी, मजदूरी और समय समय पर जो भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर हम सब जरूरत पड़ेगी उस पर संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, बीजेपी, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं आपको, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि 60 और 40 का जो रेशियो है उससे राज्य का जो हस्तक्षेप है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे बैलेंस चीजें हो पाएगी, सही तरीके से रोजगार मिल पाएगा और 125 दिनों का रोजगार हम दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या तर्क है? देखिए, ये तो सही पूछिए तो दम और झूठ फैलाने का काम है। सरकार ने तो मनरेगा मजदूर लगभग 12 करोड़ मजदूर इस देश में हैं जो सबसे निचले पावदान पर हैं और उनको अधिकार दिया गया था कि आप सरकार से जरूरत पड़े तो आप रोजगार मांग सकते हैं और ये सरकार की मजबूरी होगी संवैधानिक राइट के साथ। अब तो जो 125 दिनों का है वो खैरात है, मांगने का अधिकार नहीं है। सरकार को जब इच्छा हो और जब उसके पास साधन संसाधन होगी तभी वो देगा, पहले था कि अधिकार था। दूसरी बात, राज्यों पर जिस तरह आपने प्रश्न किया, राज्यों पर जिस तरह दबाव बढ़ाया गया है, 60% 40% का जो रेशियो है, मुझे लगता है 40 से भी बढ़ जाएगा आने वाले भविष्य में। और राज्यों के पास वैसी स्थिति नहीं है जीएसटी के सिस्टम के बाद में, स्ट्रक्चर के बाद, कि कोई राज्य सरकार इसको जो है पूर्ण रूपेण जो है लागू कर पाए। इसके कारण भी बहुत सारी चीजें जो है विसंगतियां इसमें डेवलप होंगी। साथ में मजदूरों के अधिकार को जिस तरह से ग्राम सभा से दूर करके सेंट्रलाइज्ड काम का राइट केंद्र सरकार ले रही है, तो राज्यों से भी और ग्राम सभाओं से भी अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है इस देश के लिए और इस पर जो है पूरी कांग्रेस पार्टी, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता संकल्प के साथ प्रतिबद्ध है मजदूरों के और इन गरीब लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए। कांग्रेस से कह रही कि महात्मा गांधी के विचारों को, उनके नाम को हटाकर बीजेपी उनके अस्तित्व को हटाना चाह रही। क्या ये इतना आसान है कि गांधी जी के विचारों को, उनके अस्तित्व को हटाया जा सकता है? और अगर सरकार नाम बदलती है तो नाम बदलने से क्या होगा?
देखिए, तो बार बार हमने देखा है, सरकार का काम तो है नहीं, कुछ सरकार कुछ करती नहीं है, कुछ नया चीज तो डालती नहीं है। और कुंठा से ग्रसित केंद्र की सरकार है, जो सिर्फ जो पुराने या फिर स्कीम है या पुराने बिल्डिंग है या पुराने कोई काम किए गए हैं, वो सिर्फ नाम उसमें बदल करके अपना कहीं न कहीं जो है सीलापट खुदवाना चाहती है। अरे भाई, कुछ करो तो, करोगे तब तो नाम बदलोगे। करने के लिए तो कुछ है नहीं। 11 साल में क्या किया, कहाँ क्या दिखाया। अब तो ये हाल हो गई है कि जो हमारे महापुरुष हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के जो सिपाही हैं, नायक हैं, उनके नामों को भी कहीं न कहीं खत्म करने का और इस तरह से एक एक करके प्रयास किया जा रहा है हटाने का। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनके नाम के साथ जिस तरह से खिलवाड़ इस सरकार ने किया है, देश का आम जनमानस इस बात को समझ रहा है। मजदूरों से जुड़ा हुआ ये मनरेगा का कानून जो था, महात्मा गांधी जी के नाम पे हम लोगों ने रखा था, तो उसको जिस तरह से खत्म करके और एक छलावा करने का, राम जी का नाम, वो भी उसमें पूरी, जब आप उस कानून को पढ़ें तो कहीं राम जी का नाम भी नहीं है। तो ये कहीं न कहीं सिर्फ छलावा किया जा रहा है। इन लोगों को गांधी जी से नफरत है, हम लोग समझते हैं, गांधी के विचार से नफरत है, क्योंकि इन्हीं की विचारधारा ने माहौल ऐसा बनाया जिसमें गांधी जी की हत्या हुई। पर क्या आप गांधी जी से नफरत करते करते इस देश के कामगारों से, गरीबों से, शोषित जो सबसे निर्धन गरीब व्यक्ति हैं, उनसे भी नफरत करने लगेंगे? क्या इतना प्रेम इनको बड़े पूंजीपतियों से और गरीबों से इतनी नफरत हो गई है? ये बड़ा प्रश्न है और ये देश के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक है जी, समय की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय एआईसीसी से प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के जुड़े थे, जो मनरेगा को लेकर, नाम बदले जाने को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर नक्सलवाद को लेकर डेडलाइन तो तय है, लेकिन अब नक्सलियों के लिए एक और डेडलाइन तय की जा रही है। अंदर खाने से खबर यह आ रही है कि नक्सली जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, जो मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, उनको 31 जनवरी तक मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिलेगा और उसके बाद आगे जब कार्रवाई होगी तो कोई सुनवाई नहीं होगी। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि उसके बाद फिर आमने सामने की लड़ाई होगी। अब तक के लगातार उनको अपील की जा रही कि मुख्य धारा में वो शामिल हो जाए, और बहुत सारे जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर भी रहे हैं, जिसमें कई बड़े और नामी नक्सली भी शामिल रहे हैं। लेकिन अब जो सुरक्षित रास्ता पुनर्वास के लिए खोला गया था, जो दरवाजा खोला गया था, उसको 31 जनवरी को बंद किया जाएगा। 1 महीने की मोहलत है और गृह मंत्रालय नक्सलियों के सरेंडर के लिए जनवरी 2026 की अंतिम तारीख तय कर सकता है। पुनर्वास नीति का जो लाभ है, उसका जो ऑफर है, वो अब खत्म होने को आ रहा है। ऐसे में जीरो टॉलरेंस के साथ जंगल में जो नक्सली छुपे हुए हैं, उन पर अंतिम प्रहार किया जाएगा और जैसे कि तय है मार्च 2026 उस समय सीमा पर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत को कर दिया जाएगा। तो नक्सलियों को दो टुक कह दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो आत्मसमर्पण कर दे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो हालांकि इस साल लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। गणेश हुई के 2 दिन पहले आपको याद होगा एनकाउंटर में मारा गया, इसके पहले हिडमा, उसके पहले कई और दूसरे नक्सली। तो कई ऐसे नामी नक्सली जो कि मारे जा चुके हैं, या तो आत्मसमर्पण उन्होंने किया है। तो बस्तर का लगभग आधे से ज्यादा जो इलाका है वो नक्सल मुक्त तो हो चुका है। तो देखिए, एक तरफ से नक्सलियों के ऊपर प्रहार जारी है, तो दूसरी तरफ से नेयद निल्लानार, लोन वराटू और साथ साथ जो मुख्य धारा में शामिल होने की अन्य योजनाएं हैं, उसके जरिए उनको फायदा भी पहुंचाया जा रहा है। और सुधांशु चौधरी जी, नक्सल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपसे समझना चाहते हैं कि सरकार अब एक नई बात कर रही है। सरकार कह रही है कि अब 1 महीने का वक्त और देंगे और उसके बाद मार्च 2026 जो तय डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि थोड़े से ही लोग अब बचे हैं और वो लोग किसके द्वारा प्रभावित हैं ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये 31
जनवरी का जो सरकार ने डेडलाइन दिया है, ये एक बहुत अच्छी सोच है कि अब उनको ये तय करना पड़ेगा कि वो बार्गेनिंग करते ही रहेंगे या सरेंडर करेंगे। उनके पास और कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है। तो ये अच्छा विकल्प सरकार ने दिया है, ये पहले ही करना चाहिए था। ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन लगातार सरेंडर तो हो रहे हैं, अब लगता है आपको कि और बाकी लोग भी खुलकर सामने आएंगे और जिस तरह से अब तक का जो रूट मैप तय किया गया था जिसके जरिए आगे बढ़ रहे थे जवान, उसको कितना सही मानते हैं आप? नहीं, बातें भी सभी ठीक चल रही है, पर थोड़े से लोग बचे हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो उनके जो प्रमुख हैं, अभी नए प्रमुख हैं, वो बचे हैं, और 3 मुख्य आदिवासी नेता देव जी के अलावा, एक पापा राव वो भी आदिवासी हैं, एक देवा वो भी आदिवासी हैं, और एक और तेलुगु नेता मल्लराज रेड्डी। तो ये 4-5 लोग ही अभी बचे हैं। और जो खबरें बीच में आ रही थी कि उनकी होम मिनिस्ट्री के साथ में कुछ बार्गेनिंग चल रही है, ये खबरें आ रही थी कि तेलंगाना उनको मदद कर रहा है इसलिए वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। जो भी इसमें सच्चाई हो, पर ये जो टाइमिंग दी गई है, अब उनके पास लड़ने के लिए कुछ है नहीं, कोई वो लड़ नहीं सकते हैं। पर वो क्लीन स्लेट की जो बात होती है ना, करने के लिए जरूरी है कि ये जितने भी लोग अभी बचे हैं वो सरेंडर करें। तो ये 31 जनवरी का टाइम दिया गया है, ये बहुत अच्छा कदम है। चलिए, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक और मौका मिला है। बहुत शुक्रिया शुभ्रांशु चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बस्तर के बाद बात करते हैं राजधानी की, छत्तीसगढ़ की फिर से एक बार, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जो बयानबाजी की खबरें सामने आ रही थी, उसमें एक और नया एंगल आ चुका है, क्योंकि अब अजय चंद्राकर की इसमें एंट्री हो गई है। अजय चंद्राकर ने कहा है कि भले ही भूपेश बघेल रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, लेकिन खड़े तो वो कुंभकर्ण और रावण के साथ हैं। हनुमान चालीसा का प्रभाव उनके साथ नहीं है। और अजय चंद्राकर आगे कहते हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के जीवन में किसी भी ग्रंथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो देखिए, एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने ये बात कही है कि किसी भी ग्रंथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं अजय चंद्राकर, चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही है। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इसका इंतजार सभी को है। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी अजय चंद्राकर की चुटकी लेते रहते हैं। भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ है, खड़े तो वो खरदूषण के साथ है, खड़े तो वो बालिक साथ है। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना, ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। तो देखिए, अब ये बयान सामने आया है, इंतजार है कि भूपेश बघेल इस पर क्या कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की खबर का रुख करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। मुकेश नायक, जो कि मीडिया प्रभारी थे कांग्रेस के, उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। तो क्यों नामंजूर किया गया, इसके पीछे की वजह है कि हाल ही में आपको याद होगा कि प्रवक्ताओं को लेकर चयन हुआ था और इसमें पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई नजर आई है। पूरा मामला यह है कि कांग्रेस मीडिया विभाग में टैलेंट हंट हुआ था, जिसकी जारी हुई लिस्ट पर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज अभय तिवारी के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पद से अपना इस्तीफा दे दिया। मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को यह इस्तीफा भेजा था। प्रबंध समिति की बैठक में यह कहा उन्होंने कि मैंने ही आह्वान किया था कि पुराने लोगों को नए लोगों की जगह पर मौका मिलना चाहिए, पुराने लोगों की जगह पर नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैं स्वेच्छा से अपने पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम पांडे, आपसे समझना चाहते हैं आखिर ये इस्तीफा नामंजूर क्यों हुआ है, और ये जो पैनलिस्ट जो बनाए गए थे, ये जो आपका टैलेंट हंट हुआ था,
उसमें ये विवाद की स्थितियां क्यों निर्मित हुई है? कहाँ हुई है? मैं स्वयं टैलेंट हंट से बना हूँ और जब अरुण यादव जी थे तब मैं प्रवक्ता था, कमलनाथ जी थे तब मैं प्रवक्ता था, वीटू पटवारी जी हैं तब प्रवक्ता हूँ मैं, के मिश्रा जी मीडिया अध्यक्ष थे तब प्रवक्ता था मैं, शोभा ओझा मीडिया अध्यक्ष थी तब प्रवक्ता था मैं, मुकेश नायक जी मीडिया अध्यक्ष हैं तब प्रवक्ता हूँ मैं। तो हमेशा मौका मिला है, कहाँ विवाद है। इस्तीफा क्यों देना पड़ा मुकेश नायक जी को? अरे वो बड़े योग्य इंसान है, जब हम किसी बात को कहते हैं तो कभी कभी हम खुद पालन करते हैं, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि वो नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो इस बात की शुरुआत उन्होंने खुद से की और इतना बड़ा कदम वही इंसान उठा सकता है जो योग्य होता है, अनुभवी होता है। अब जो कोई बिना अनुभव और बिना योग्यता के बन जाता है वो थोड़ी इस्तीफा दे सकता है। क्या मोहन यादव इस्तीफा दे सकते हैं बिना योग्यता और बिना अनुभव के बन गए? नहीं दे सकते ना। वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में कितने बड़े बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता तो कोई इस्तीफा। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, राम पांडे जी बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। इसकी वजह यह थी कि 9 दिसंबर को कांग्रेस संगठन प्रभारी संजय कामले ने 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था इस टैलेंट हंट के लिए, जिसमें मुकेश नायक जी का नाम नहीं था, जो कि वहां मीडिया विभाग के आपके अध्यक्ष भी है, उनका नाम इसमें नहीं था। इस बात को लेकर भी किरकिरी हुई थी, इसको लेकर मीडिया में और बाकी जगहों पर तमाम तरह की बातें हुई थी। क्या ये वजह तो नहीं है इसके पीछे की? तो उसमें नाम तो कमलनाथ जी का भी नहीं था, दिग्विजय सिंह जी का भी नहीं था, जीतू पटवारी जी का भी नहीं था, अरुण यादव, उमंग सिंगार किसी का भी नहीं था। तो क्या सभी इस्तीफा दे देंगे? मतलब ये कैसी बचकानी बात है। वो इतने सीनियर हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बहुत ज्ञानी हैं, भागवताचार्य रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो सब पदों पर रह चुके हैं। हमें उनकी जरूरत है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और संगठन उनकी योग्यता जानता है, तो संगठन ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी नहीं किया है। तो ये जो बातें जो बीजेपी द्वारा फैलाई जाती हैं, हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए। उन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उनके मंत्री, विधायक, सांसद बलात्कार जैसे जघन्य आरोप लग जाते हैं, गैंगरेप जैसे जघन्य आरोप लग जाते हैं। उनके राष्ट्रीय महामंत्री पर अभी आरोप लगा है कि उत्तराखंड की लड़की अंकिता कोठारी का जो बलात्कार और हत्या हुई। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर वानी अहलुवालिया भी जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनका रुख कर लेता हूं। वानी जी, जो मुकेश नायक जी ने इस्तीफा दिया उसको अस्वीकार कर दिया गया है, कैसे देखती है बीजेपी इसको? देखिए, मुकेश नायक जी का जमीर उठा है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह ये तो स्पष्ट कर देती है कि इनको अगर अपने माई बाप के मुताबिक अपने आका के चश्मों के द्वारा जो दृश्य दिखाई जाता है वो स्वीकारा नहीं जाए तो इनके लिए कोई संगठन में स्थान नहीं है। दूसरी चीज, मैं मेरे काबिल प्रवक्ता साथी को ये भी याद दिला दूं, करनी और कथनी में कांग्रेस में कितने अंतर है। जहां राहुल गांधी बाहर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और वो बिल्कुल स्पष्टता से ये कह रहे हैं कि भारत के विरोध में जो ताकतें खड़ी हो रही हैं वो उसका अभिन्न अंग है। दूसरी चीज, जिन कांग्रेसी नेताओं ने महिलाओं को संबोधित किया है टंच माल, चासनी और आइटम के जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए, कांग्रेस ने कभी उनके ऊपर कौनी दृष्टि नहीं डाली, उनको पद। वानी जी, आप विषय से ही भटक गई, आप कहीं और चले गए। बहरहाल समय कम है मेरे पास। बहुत शुक्रिया वानी अहलुवालिया जी आपका भी, और डॉक्टर राम पांडे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।